हमारी कम्युनिटी के अंदर एक देखा जाए तो खेती जो होती है ना, वो उनका मुख्य व्यवसाय रहा है और आज के दिन खेती उनकी कम हो चुकी है। और प्रशासनिक या जॉब या नौकरियों के मामले में आप देखोगे कि आगे नौकरियां भी उनको कम ही मिलती हैं, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा आया हुआ है जिस आरक्षण की वजह से सभी को समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा। तो आपको सर कौन सा ऐसा खाना पसंद है जो मैडम के हाथ का जो आपका फेवरेट हो और आपको लगे कि भाई ये तो कभी अगर आपका मान लो थोड़ी हल्का झगड़ा भी हो गया तो वो खाना सामने आया तो ख़त्म झगड़ा? इडली फ्राई बड़ी अच्छी बनाते हैं बड़ी अच्छी इडली फ्राई बनाते हैं और मुझे अच्छी भी लगती है। पर दूसरी कम्युनिटी से जो जाट कम्युनिटी से नहीं है, लोग आपके साथ आए या आपके साथ जुड़ना चाहें तो उनके संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? एक बार मैं दिल्ली गया हुआ था तो मेरे पास किसी का फ़ोन आया, उसने कहा बोला जी मैं आपकी कम्युनिटी से नहीं हूँ। मैं कहा भाई अब तो मैं तेरा काम ज़रूर करवाऊँगा। आपका कैसे मतलब बचपन से ही किस तरह से मन हुआ कि सोशल वर्क की तरफ जाए? तो जब से मैंने होश संभाला या बचपन से मान लो आप, मेरा एक नेचर रहा है कि हर किसी की मदद करना। जिसको यूँ लगता है कि भी मेरी कोई मदद कहीं नहीं हो पा रही है, मैं उसकी बड़े दिल से मदद करता हूँ। निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक मैं उसकी बातों को बड़े अच्छे से ऊपर तक पहुँचाता हूँ, उसकी बात करवाता हूँ, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलवाता हूँ। ठीक आधार पे अगर आरक्षण की हम लोग पैरवी करते हैं तो हम ये लोग पता कैसे कर पाएंगे कि कौन आर्थिक आधार पे कमज़ोर है? नमस्कार, मैं वरुण आनंद। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है हरियाणा जाट महासभा के 5 बार के अध्यक्ष। व्यवहार उनका ऐसा कि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ और ऐसा लग रहा है मैं अपने बड़े भाई के साथ बैठा हूँ या अपने परम मित्र के साथ बैठा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। और जिसके साथ भी बात करते हैं इनका यही रहता है, लक्ष्य इनका केवल एक ही है, लोगों की मदद करना। राजनीति में इसलिए जाना नहीं चाहते, सोशल वर्क में आज तक वहाँ पर के हुए हैं। आज हमारे साथ हैं श्री प्रदीप हुड्डा जी। सर वेलकम है आपका हमारे शो पुलिस अड्डा में। और सर आज हम सर से और ये भी जानना चाहेंगे कि महासभा के बारे में और साथ साथ जाट कम्युनिटी के बारे में, कि जाट कम्युनिटी के बारे में जो हमारी समझ है वो कितनी है और कितना फ़र्क आता है। जी आप क्या समझते हैं जाट समाज के बारे में? सर मैं अगर आपको अपने तरीके से बताऊं तो जाट मतलब ऊंची बोली साफ दिल और देशभक्त से मिलना है तो जाट से मिल, मेरा तो यही मानना है। मतलब उनका जो है ना दिल बहुत साफ होता है सर। और दोस्त बनाए तो रोज खेले होली, दुश्मनी करे तो चल जाए गोली। बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है सर इसमें? देखिए जाट कम्युनिटी एक बड़े साफ़ सुथरे मन की है, जिसकी मदद करती है बड़ा दिल से और बड़ा एक अच्छे से उनकी मदद करती है। वो चाहे प्रशासन का मामला हो, चाहे आपका सैन्य मामला हो, आर्मी के अंदर हो, कहीं भी हो। हाँ सर, ये एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा सर, सॉरी आपको रोक रहा हूँ। मतलब जाट के बारे में ये भी है, मतलब या तो जाए फौज में नहीं तो बने किसान। मतलब 2 चीज़ इनकी है, पहली पसंद फौज में जाना, सेकंड किसान बनना। उसके बाद बाकी सारी आती हैं, आपको जो भी कुछ करना है अपनी लाइफ में। मतलब बचपन से ये चीज़ में डाल दी जाती है। बाकी इस शो में हमने पहले सर को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। जैसी हमारी पहले बात हुई थी सर से, तो फ़ोन पे हमारी बात हो चुकी है, लेकिन हार्ड कॉपी मैं सर को देना चाहूँगा। सर ये आपकी कुंडली, जैसे हमारी बात हुई थी। धन्यवाद जी। आपको कैसा लगा सर? आप विश्वास करते हैं जन्म कुंडली या वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर? बिल्कुल करता हूँ मैं, और आपकी बहुत सारी बातें मुझे सच्ची भी लगी और अच्छी भी लगी। धन्यवाद सर। क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है या जो होने वाला है उसका आभास भी मुझे आपकी बातों से हुआ है। धन्यवाद सर। सर मैं शुरुआत अपनी करना चाहूँगा कि आपका कैसे मतलब बचपन से ही किस तरह से मन हुआ कि सोशल वर्क की तरफ जाए या लोगों की हेल्प करने की तरफ जाए या कुछ आगे बनाए? आप किस तरह से इस चीज़ में जुड़े थे सर? तो जब से मैंने होश संभाला या बचपन से मान लो आप, मेरा एक नेचर रहा है कि हर किसी की मदद करना। जिसको यूँ लगता है कि भी मेरी कोई मदद कहीं नहीं हो पा रही है, मैं उसकी बड़े दिल से मदद करता हूँ। निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक मैं उसकी बातों को बड़े अच्छे से ऊपर तक पहुँचाता हूँ, उसकी बात करवाता हूँ, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलवाता हूँ।
ये मेरा बचपन से ही नेचर रहा है कि हर किसी की मदद करो, कहीं ना कहीं आपको अपनी मदद अपने आप ही मिल जाएगी। हरियाणा जाट महासभा के कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो शायद इसके बारे में ना जानते हों, तो क्या आप हमें बता पाएंगे क्या उनकी हिस्ट्री है, क्या इतिहास रहा है और क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं और क्या अभी प्रेजेंट इश्यूज़ हैं जो आप फेस कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट या एज अ अध्यक्ष? देखिए, हमारी कम्युनिटी के अंदर एक देखा जाए तो खेती जो होती है ना, वो उनका मुख्य व्यवसाय रहा है और आज के दिन खेती उनकी कम हो चुकी है। और प्रशासनिक या जॉब या नौकरियों के मामले में आप देखोगे कि आगे नौकरियां भी उनको कम ही मिलती हैं, क्योंकि ये आरक्षण एक ऐसा मुद्दा आया हुआ है जिस आरक्षण की वजह से सभी को समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा। मेरे ख्याल से तो आरक्षण को जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होनी चाहिए जी, क्योंकि हर जाति के अंदर अमीर भी हैं, हर जाति के अंदर गरीब भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जाट जाति संपन्न है, कुछ संपन्न हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं और खेती करने को मजबूर हैं और कहीं नौकरी करने को मजबूर हैं। हर तरह के इंसान हैं। तो सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण जो दिया गया था शुरुआत में, तो जातीय आधार पे देने के कुछ रीजंस थे। अगर वही रीजंस, क्योंकि उस समय में भी आर्थिक में जो आज का भारत है उससे कई ज़्यादा बैक था, हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। अगर उस समय भी आर्थिक आधार पे दिया जा सकता था, ऐसा मतलब क्या ऐसा रीज़न हो सकता है कि उस समय नहीं दिया गया और आज उसकी ज़रूरत पड़ रही है? देखो, उस टाइम दिया था वो बिल्कुल जायज़ बात थी और उस टाइम देना का उनका फ़र्ज़ बनता भी था, क्योंकि पिछड़े वर्ग को एक समान लाने की उसके अंदर ज़रूरत थी। और आज के दिन ऐसा माहौल हो चुका है कि भाई हर जाति के अंदर अमीर हैं, हर जाति के अंदर गरीब हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हर तरह के आदमी को आरक्षण की ज़रूरत है। और वो लेकिन जाति के आधार पर नहीं हो, वो हो आर्थिक आधार के ऊपर। और अगर वो सरकार उसकी पहल करेगी, जो सरकार उसकी पहल करेगी, वो उसको बड़े बेखूबी से अच्छे से निभा सकती है, उसको अगर निभाना चाहे तो। और सर आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण की हम लोग पैरवी करते हैं तो हम ये लोग पता कैसे कर पाएंगे कि कौन आर्थिक आधार पे कमज़ोर है? जैसे आप देखते होंगे कि बीपीएल कार्ड बनते हैं जो निचले तबके में आते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं आर्थिक संपन्न नहीं है। उसमें कई बार देखा गया है कि कुछ ना कुछ करके लोग दिखा के ऐसा भी कर लेते हैं कि उनकी स्थिति जो है वो उसके जगह अपने आप को कुछ डाउन स्थिति में दिखाकर किसी भी तरीके से और उसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं। तो सर इस चीज़ को फिर उसमें कैसे रोका जाएगा? उसको एक रिजल्टी में देखना पड़ेगा, एक सच्चाई में देखना पड़ेगा कि हाँ इस इंसान को आर्थिक आधार पर आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं है। ये देखना पड़ेगा आपको उसके तथ्यों के ऊपर, आधार के ऊपर। मतलब जैसा मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि आप चाहते हैं कि आर्थिक आधार पे तो हो और जो आरक्षण चल रहा है वो ख़त्म ना हो, लेकिन आर्थिक आधार पे भी होना चाहिए। या फिर आप चाहते हैं कि जो जातीय आधार पे है वो ख़त्म होना चाहिए और आर्थिक आधार पे शुरू होना चाहिए? देखिए, शिक्षा के मामले में और शिक्षा के मामले में तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। जो बच्चा पढ़े वो चाहे किसी भी जाति का हो, वही आगे आए। ऐसा नहीं हो कि भाई एक 40 नंबर के अंदर डॉक्टर बन जाए और एक 90 के अंदर भी डॉक्टर ना बन पाए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर मुझे लगता है कि अगर कोई एमबीबीएस के नीट का एग्ज़ाम दे रहा है तो वहाँ पे आरक्षण का फ़ायदा शायद मुझे लगता है नहीं मिलता है। नहीं, उसमें जब तो कभी मिलता ही नहीं है। अच्छा, कभी नहीं मिलता। ओके। और बाकी दूसरे जो संस्थान है जैसे कॉलेजेस हैं, ये मतलब आप वहाँ पे चाहते हैं कि लोग बराबरी से आएँ। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर आ रही है सर, जैसे अब मैं बात करता हूँ बिल्कुल बीच में रहकर, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ अगर एक बच्चा है जो पिछड़ी जाति से है, उसका परिवार संपन्न है, जब उसका परिवार संपन्न है लेकिन उसकी जाति उसके बीच में आ जाएगी कैसे? उसके परिवार में उसके पिता उसको पूरा पैसा दे रहे हैं सब कुछ करने का, लेकिन जब वो जाएगा स्कूल, जब वो जाएगा कॉलेज, अच्छा सर मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे ये चीज़ लगभग ख़त्म पर है। मैं बात कर रहा हूँ कुछ गाँवों की या कुछ इंटरनल एरियाज़ की।
रिमोट एरियाज की, तो जाति वहाँ पे सबको एक दूसरे की पता है। तो सर ये कैसे पता किया जाएगा कि उस बच्चे के साथ सेम व्यवहार किया जाएगा स्कूल वालों के, जो स्कूल के अंदर हैं, या उसके दोस्त है, उसका कोई दोस्त है ऊंची जाति का है, वो उसे नहीं बताएगा कहाँ पे नौकरी निकली हुई है। तो उसके अंदर तो एक रेस स्टार्ट होती है एक लाइन से, वो तो रेस में अपने आप पीछे आ गया। उसकी रेस स्टार्ट पीछे से हुई है, और ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी क्रीमी लेयर के अंदर है। लेकिन अगर कोई बच्चा क्रीमी लेयर में भी नहीं है, एक बच्चा है जो घर में पोछा लगाने वाली हैं, मतलब काम करती है, उनका बेटा है। एक बच्चा है उसी घर के जो मालिक का बेटा है, ठीक है सर, जो मालिक का बेटा है उसके पास सारी सुविधाएं, वो शहर जाएगा, जाके पढ़ाई कर सकता है, लेकिन और किसी भी तरह का फॉर्म भर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये का फॉर्म भरने में उसके लिए 500 रुपये एक टाइम के खाने के बराबर है। लेकिन जो ये बच्चा है, इसके लिए 500 रुपये हो गए कितने, उसकी माता की 5 दिन की या 2 से 5 दिन की दिहाड़ी हो गई, उसको भरने के लिए सोचना पड़ेगा। फिर पढ़ाई करने के लिए कैसे, यहाँ पे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकता है जहाँ पे लाखों रुपए में फ़ीस है। ये बच्चा पढ़ाई कहाँ से करेगा अगर इसको वो लाखों रुपए की फ़ीस नहीं मिलेगी? और तो ये बच्चा तो ऑटोमेटिकली रेस में पीछे आ गया ना सर। तो हम आप जैसे बात कर रहे हैं कि रेस में बराबर उस पर होना चाहिए, लेकिन अगर हम इस तरह से देखें तो हम बराबर बचेगा, हम तो आगे पीछे ऑलरेडी हो गए। तो इस चीज़ के अंदर कहना है, आर्थिक आधार इसी को तो बोला जाएगा ना। बिल्कुल भाई जिसको इसकी ज़रूरत है, वो भले ही किसी भी जाति का क्यों ना हो, ये नहीं होना चाहिए कि भाई इस जाति का है तो इसको तो आरक्षण का आधार लाभ मिलेगा ही मिलेगा। वो चाहे अच्छा किसी भी कम्युनिटी का हो, एक्चुअल में जिसको इसकी ज़रूरत है उसी को मिलना चाहिए। आर्थिक आधार का मतलब ही यही है कि उसके तथ्यों के आधार पर उसके देखना चाहिए कि हाँ इसको आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक चीज़ हो रहा है, ये तो हुआ चलो एक बच्चा गरीब है एक बच्चा अमीर है, लेकिन वो कैसे होगा जब बच्चे दोनों बराबर बिल्कुल आर्थिक स्थिति में हैं, दोनों बच्चे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नॉर्मल स्टेज पे है, मतलब एवरेज मान लीजिए, बहुत ज़्यादा अमीर या गरीब परिवार से नहीं आते, सेम है। लेकिन जो एक पिछड़ी जाति का आया हुआ बच्चा है, उसको दूसरी जगहों से समाज में सपोर्ट नहीं मिल पा रही है जो उस बच्चे को मिल पा रही है जो एक अच्छी जाति से आया है। उसे क्यों मिल रही है? जहाँ वो जा रहा है उसके टीचर्स सेम जाति के हैं। वो अगर पुलिस के अंदर जाता है वहाँ पे उसको पुलिस उसी जाति की मिलती है, और डॉक्टर्स के पास जाता है डॉक्टर्स अपनी जाति के मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो हमारे परिवार में भी आती है ना। कोई अगर मेरे पास आया और मुझे पता चला मेरे दूर का भाई है और मेरी मान लीजिए किसी चीज़ की शॉप है, तो मैं ऑलरेडी उसको अच्छे से अच्छा वो अपनी शॉप पे देने की कोशिश करूँगा कि उसे बेनिफिट हो। मैं उस व्यक्ति को ऐसा बेनिफिट क्यों देना चाहूँगा जिसे मैं अपने से कोई वो नहीं मानता? मतलब सर आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, मैं समाज बता रहा हूँ। जहाँ पर जाति का आधार खत्म हो जाएगा ना, जहाँ पर आर्थिक आधार लागू हो जाएगा, वहाँ पर ये बातें नहीं रहेंगी आपकी। इन चीज़ों की कोई मायने नहीं रहेगा। अगर हम आर्थिक आधार पे चलेंगे, सभी जातियों को एक समान मान के चलेंगे, सही मायने में जिसको इसकी ज़रूरत है उसको हम उसका लाभ देंगे, तो शायद मैं नहीं मानता कि जो ये आप बता रहे हो ये प्रॉब्लम आएगी, फिर उसमें नहीं आएगी। लेकिन सर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, दरअसल मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के, उनकी शायद अपनी पार्टी है आज़ाद समाज करके, पहले उनका संगठन था ऐसी, बाद में वो राजनीति में आए। तो वो अपने इंटरव्यूज़ में कुछ बातें ऐसी बताते हैं, हालांकि हमें न्यूज़ में नहीं देखने को मिलती है, कि कई जगहों पे कोई शादी में जा रहे हैं और वहाँ पे दूल्हे को उतार दिया गया है। और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं या उनकी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग बताते हैं। तो जब हिंदुस्तान में इस तरह से ऑलरेडी हो रहा है, चलिए हम नहीं मानते, आप नहीं मानते, हमारी तरह लाखों लोग और नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा भी है जो इन सब चीज़ों को आज भी समझता है कि जातीय आधार पे कोई हमसे नीचे है या कोई हमसे ऊपर है। तो हम उन लोगों को कैसे कवर कर पाएंगे सर, जब हम पूरी तरह से आर्थिक उसको कर देंगे? तो इसके लिए सख्ती से कानून बनाना पड़ेगा। भाई जो इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं, जो जातिवाद की राजनीति या जातिवाद का खेल खेलते हैं, उनके ऊपर थोड़ा कड़ाई से एक्शन लेना पड़ेगा। वो सरकारों का मामला है, सरकारों को इसके ऊपर कोई विधेयक वगैरह पास करना होगा। लेकिन सर कानून तो अभी भी बना हुआ है ना। अभी मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर कानून अभी बना हुआ है, लेकिन अगर कोई शिकायत करने जाता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे क्यों हो जाता है? क्योंकि जिनके पास वो रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा है वो खुद ऊंची जाति से है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी मिसयूज़ भी बहुत होते हैं, हाँ, मिसयूज़ भी होते हैं, मिसयूज़ भी बिल्कुल, होने लग बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे उदाहरण हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। लोग इस मतलब चीज़ का दोनों ही मिसयूज़ भी तरह की करते हैं। चीज़ें हो दोनों ही सकती तरह हैं। की चीज़ें हैं। वो तो एक सामने वाला जो अगर ईमानदारी से उस चीज़ को देखेगा ना, तब उस चीज़ का निष्कर्ष निकल के आएगा कि हाँ भाई ये रियलिटी है या मतलब झूठ है, क्या है। राइट सर, राइट। अच्छा सर, मैं और जानना चाहूँगा कि हरियाणा जाट महासभा में ऐसे कौन से कार्य हैं जो करंटली अभी आपके इश्यूज़ हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं लोगों की मदद के लिए? देखिए, युवाओं के लिए हम एक बैठक करते हैं, एक हम उसको एक छोटा सा एक पंचायत का रूप भी दे सकते हैं युवाओं की, उनको शिक्षित करने का, उनको उनके अधिकार समझाने का, आपसी भाईचारा बढ़ाने का, शिक्षा के प्रति उनकी गंभीरता का। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो नशे के अंदर जा चुके हैं, उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि भाई ये चीज़ गलत है, आप अच्छे माहौल में रहो, पढ़ाई पढ़ो, अपने लाइफ बनाओ, अच्छा, जैसा माहौल हो उसी माहौल के हिसाब से उनको। मतलब नशे में आप किस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब अल्कोहल या अबव दैट? आज का युवा थोड़ा सा भटका हुआ है रास्ता, हम्म। क्योंकि कई जगह हमने देखा है लोग थोड़ा नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। मतलब अल्कोहल से भी ज़्यादा बड़ा नशा जो हाँ, भी होता हो। अल्कोहल से भी ज़्यादा जो भी बड़ा नशा होता है, जो सुना है हमने एक दो जगह। तो युवाओं को जागरूक करते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है, स्वास्थ्य भी ख़राब होता है, लाइफ ख़राब होती है, पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चे सफ़र करते हैं। तो जागरूकता अभियान उनके चलाए जाते हैं। तो सर, जब जागरूक बच्चों को कॉलेज के या कोई भी बच्चा अगर ऐसी चीज़ में पढ़ चुका है, लेकिन अगर वो एक हद से ज़्यादा गया तो वो तो लत की तरफ चला गया, तो वहाँ पे मुझे लगता है उसे डॉक्टरी हेल्प की ज़रूरत है। तो आप ऐसा भी कुछ प्रोवाइड कराते हैं जैसे कैंप हुए या डॉक्टरी मदद? हाँ, उनके एक शिविर लगवाते हैं गाँव के अंदर। जैसे कई गाँव के अंदर लाइब्रेरियाँ खोली हुई हैं, भी बच्चों को अपना ध्यान पढ़ाई के अंदर लगाना चाहिए। कई जगह हम चिकित्सालय शिविर लगाते हैं डॉक्टरों के साथ मिलके। अच्छा, वो उनको उनका ट्रीटमेंट करती है, बताते हैं, डॉक्टर उनको जागरूक करते हैं उनके प्रति कि भाई इस चीज़ का ये नुकसान है। इस तरह की चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। इन सभी में जो बच्चे नशे की तरफ जा चुके हैं और ऐसे बच्चे जो नशे की तरफ नहीं गए हैं और वो मदद करना चाहें दूसरे बच्चों की, तो वो किस तरह से आपको लगता है वो किस परिस्थिति में या किस स्टेट में है इस टाइम? उनका माइंड स्टेट क्या है कि कैसे मैं मदद कर सकता हूँ या कैसे सोशल वर्क करूँ? क्योंकि अभी जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया से कनेक्ट है पूरी तरह से। तो क्या आपको लगता है कि आज का युवा मदद करने के लिए ज़्यादा सोचता है या फिर वो पूंजीवाद की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे को जहाँ से कमाई होगी और मैं उस चीज़ को ज़्यादा महत्व दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंसान अच्छे हैं जो खुद मेरे पास चल के आते हैं कि भाई साहब हमें आपके प्लेटफार्म पे खड़ा होके और हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों की सहायता करनी है हर तरह से, और करते हैं। सभी तो एक जैसे नहीं कह सकते ना हम कि भाई हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप किस तरह से जुड़े थे अपने शुरुआत में हरियाणा जाट महासभा के साथ? मेरा तो स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही मेरा रुझान रहा है सामाजिक सेवा जी, के जी। अंदर, या किसी भी इंसान की मैं हेल्प करने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है मुझे हेल्प करना। वो बचपन से मेरे नेचर में रहा है। तो वो हेल्प करते करते मतलब आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं जानना चाह रहा हूँ सर आपकी जर्नी, कि आप एक बच्चा 16 साल का जो लोगों की मदद कर रहा है किसी भी तरीके से, और आज एक जो 5 बार का अध्यक्ष बन चुका है हरियाणा जाट महासभा में, तो वो जर्नी कैसी रही? क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल रहेगा सर, अगर आप मुझे बता पाएँ पूरा ब्रीफ में। कुछ सालों पहले की बात है। पहले मेरे पास कोई एक अधिकारी आया, नाम तो मैं नहीं बताना चाहूँगा किस डिपार्टमेंट का था या क्या था। उसकी किसी सामाजिक संगठन के किसी नेता ने उसकी कंप्लेंट कर दी थी कहीं पर। तो जैसे उसने उसकी कंप्लेंट की तो अब जो अधिकारी है वो थोड़ा सा परेशान हुआ। उसको पता लगा कि भी उसके पास चलता वो मदद करता है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी बात सुनी बड़े ध्यान से। वो मेरा आज भी बड़ा अच्छे मित्र हैं वो। तो मैंने उनकी बात सुन के और उस बंदे के गांव में फ़ोन किया कि मैं कहा भाई ये फ़लाना फ़लाना बंदा है। तो वो बंदा भी मुझे जानता था, जो सामाजिक नेता था जो। ओके।
तो वो मेरे पास आए तो मैंने उनको बुला लिया कि मैं कहा आप एक बार आ जाओ मेरे ऑफिस, फिर बैठ के बात करते हैं। तो अच्छा, जो इतना था कि अधिकारी बस को आपने बुलाया या जो अधिकारी भी जिन्होंने मेरे पास कंप्लेंट आ की गए थी? थे, और वो जो अच्छा, दोनों पार्टीज आपके दोनों पास? पार्टीज मेरे पास आ गए। वो आगे तो बैठे, तो अब जो सामाजिक संगठन वाला था उसको देखा कि यार इस बंदे के पास तो ऐसे ऐसे अधिकारी आ रहे हैं, और ये मतलब, तो उसके दिमाग के अंदर एक इम्प्रेशन गया कि भाई इसकी तो इसका मतलब ठीक है। हम्म। अब अधिकारी के माइंड में भी ये चीज़ तो थी कि हाँ भाई इसका सामाजिक लोगों के साथ भी अच्छे से जुड़ाव है। मेरे कहने से उसने वो अपनी कंप्लेंट वगैरह भी वापस ले ली और दोनों का एक कंप्रोमाइज़ करवा दिया। जी। तो उस सामाजिक संगठन वाले बंदे ने मुझे बोला, उसका भी मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा बिल्कुल भी, कोई नहीं सर, आप बिना नाम के बताएं। तो उसने मुझे बोला कि आप जैसे इंसान की तो मुझे ज़रूरत है। हम्म। तो मैं तो उसके साथ जुड़ गया। उस दिन से जुड़ा तो उसने मेरा 5-7-10 दिन के अंदर ही ऐसा देखा कि भाई इसका जुड़ाव लोगों के साथ काफ़ी है और कर सकता तो है। ये सर जो घटना थी इसमें क्या उम्र रही होगी आपकी? आज से करीबन 14-15 साल पहले की बात। 14-15 साल। हाँ। तो उस टाइम मेरे माइंड में आया, मैं कहा भाई, तो फिर थोड़ा सा जब मैंने उस बंदे को मैं नज़दीकी से देखा तो व्यवहार थोड़ा अजीब ही लगा। मैं कहा अच्छा। जैसे थोड़ा लोग झूठ बोल देते हैं। अब मेरी आदत है सच को सच कहना, मुंह के ऊपर कहना, जिसको बुरा मानना है मान जाओ भाई, एक बार बुरा मानने का, लेकिन बाद में घर जाके ज़रूर सोचेगा भाई बंदे ने ठीक कहा था। सर ये तो मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे यूँ मेरे नेचर के अंदर तो थी, तो मुझे लगा कि भाई यहाँ ऐसे मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैंने हरियाणा जाट महासभा की तरफ रुख किया। फिर मैंने हल्का स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ज़िला स्तर पर अपने मेंबर्स बनाए, अपने लोगों को अपने साथ जोड़ा। युवा विंग का, महिला विंग का, उसका एक गठन किया, जी। एक प्लेटफार्म बनाया। इस प्लेटफार्म के ऊपर बैठ के मीटिंगें की, जागरूकता अभियान चलाए, जी। कई जगह लाइब्रेरियाँ खोली, कई जगह युवाओं के साथ बैठकें की, उनकी साथ बैठ के उनके साथ घुल मिल के उनकी समस्याओं को देखा कि ज़मीनी स्तर पे क्या है और ऊपरी स्तर पर क्या है। मतलब सरकारों चैनल ने आप जो सुविधाएं चलाई हुई हैं या जो मतलब बेनिफिट पब्लिक के लिए दिए हुए हैं वो ज़मीनी लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे थे। उन चीज़ों का बड़ा गहराई से देख के, अध्ययन करके उनको नीचे तक लेके आना और नीचे वाली समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाना, उस चीज़ के ऊपर मैंने फोकस करना स्टार्ट किया। उसके अंदर फिर मेरे साथ बड़े अच्छे से सामाजिक संगठन के भी, पॉलिटिशियन भी, अधिकारी भी, आम पब्लिक भी वो जुड़ती चली गई। वो जुड़ते जुड़ते एक टाइम ऐसा आया कि लोगों के अंदर एक अलग छाप, एक अलग सिस्टम सा बनता चला गया। मुझे लगती है जैसे अभी ये सब कुछ हो रहा है, अब जिस लेवल पर अभी है, तो ऐसा भी कई बार होता होगा, आपको दूसरी पार्टी वाले चाहते होंगे कि आप हमारी पार्टी में आएँ, आप ये पद ले लें, आप वो पद ले लें। तो आपने कभी सोचा है कि राजनीति की तरफ भी रुख किया जाए? क्योंकि अगर आप राजनीति की तरफ जाते हैं, मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे लोगों की मदद करने के लिए। तो सोशल वर्क भी हो जाएगा और साथ में पावर ज़्यादा होंगी तो आप ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। ऐसा है बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अच्छा। लोभ लालच देते हैं, हमारे साथ आओ, हम आपको ये पद देंगे, ये पावर देंगे। लेकिन मुझे जो लगता है सामाजिक संगठन के तौर पे जो पावर होती है वो शायद सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल। क्योंकि सरकारें जो बनती हैं, विधायक जो बनते हैं, सांसद जो बनते हैं, वो जनता बनाती है उनको, और हम जनता के साथ मिलके जो कुछ कर सकते हैं उसका अलग ही महत्व है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस प्लेटफार्म पे खड़ा होके हम हर किसी की आवाज़ उठा सकते हैं। आप एक राजनीतिक दल में जाओगे, सरकार दूसरे राजनीतिक दल की आ गई, बिल्कुल। बंदे को सफ़र करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन आज इस स्टेज पे आके आप जो चाहो, जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से कर सकते हो, अगर सही करना चाहते हो तो। गलत तो आप चाहे सत्ता में हो ना हो तब भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। मेरा मानना यही है कि भाई एक मतलब सामाजिक संगठन के नेता के तौर पे मैं बड़े अच्छे से इस चीज़ को कर सकता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, उनका नेतृत्व सुकून भी मिलता है। किसी के दबाव में नहीं रहना होता, किसी की चमचागिरी नहीं करनी होती,
बिल्कुल किसी के यूँ नहीं कि भाई हम वो जैसे कहेंगे वैसा करना हो, गलत को सही कहें, सही को गलत कहें, वो चीज़ ना मेरे नेचर में है, ना मैं चाहता। ये मान लीजिए कोई बात है और सरकार चाहे किसी की भी हो, वो लोग उस बात को नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे क्या रास्ते होते हैं आपको, फिर आप उनको जब कड़ाई से बोल पाए सरकार को कि भाई मेरे को तो अपनी ये बातें मनवानी है, ऐसा क्या फिर आप उस टाइम कदम उठाते हैं? गलत बातें तो कभी बनवाते ही नहीं ना। नहीं, और बात सही बात उसको सरकार का कोई आदमी रोक भी नहीं सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रॉब्लम हमें तभी आएगी जब हम कोई गलत काम करवाएंगे या गलत चाहेंगे या गलत करते हैं। अगर मैं कोई सही काम करा रहा हूँ, मान लो एक तहसील जैसे डिपार्टमेंटों के अंदर भ्रष्टाचार जो चलते थे या चलते हैं, अगर आप सही मायने में अपनी स्टाम्प पेपर की फ़ीस वगैरह भरते हो, अपनी रजिस्ट्री के पूरे पेपर लगाते हो, तो मैं नहीं मानता कि भाई कोई भी उस कर्मचारी या अधिकारी उसके अंदर आपसे रिश्वत ले लेगा। रिश्वत हम देते क्यों हैं? अपनी कमियों की वजह से देते हैं। बिल्कुल सर। अगर कोई रिश्वत मांगता है सामने वाला, तो अगर आप सही हो तो उसकी हिम्मत नहीं है वो कि वो आपसे रिश्वत मांग ले। लेकिन सर मेरा ना एक क्वेश्चन इसमें बनता है, ये आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात इसमें ये है कि अगर सरकार ने कोई चीज़ है उसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी है कि काम नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप अपनी जगह सही हो, आपको सही पेपर ही तो लगाने हैं। बिल्कुल। सरकार कोई ऐसा काम तो करती नहीं कि भाई जो आपके पास हो ही नहीं सकती वो सरकार करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के अंदर बुद्धिजीवी बैठे हैं, IAS अधिकारी बैठे हैं भाई, उसके अंदर लीगल एडवाइज़र भी बैठे हैं भाई, उसके अंदर पॉलिटिशियन भी बैठे हैं भाई, हर तरह के आदमी सोच समझ के ही तो कानून बनते हैं। कोई ऐसा कानून तो सरकार नहीं बनाती कि भाई ये बिल्कुल ही खिलाफ है या जो भी है। हाँ, उन जो कानून बना रखे हैं कुछ लोग उन कानूनों का मिसयूज करते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम जागरूक होएंगे उन कानूनों के प्रति, अगर हम जागरूक होएंगे और उसको हम अगर अपने दायरे के अंदर रह के करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से तो कोई कुछ। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, मतलब कि जागरूकता की हो सकता कमी हो, उसकी रिश्वत हमें। को बढ़ावा कौन देता है? हम देते हैं खुद। बिल्कुल सर। रिश्वत को बढ़ावा हम दे रहे हैं, हम गलत काम करवाते हैं तो अगले को रिश्वत दे रहे हैं। बिल्कुल सर। अगर आप कोई भी काम करवा रहे हो, आप सही काम लेके जाओ। किस अधिकारी की और किस कर्मचारी की हिम्मत है जो उसको आपको नहीं करेगा? वो सरकार ने उनको बिठा रखा है, काम करने के लिए तो बिठा रखा है। मतलब आप सपोज करें कोई गाड़ी में जा रहा है, किसी पुलिस वाले ने गाड़ी रोक ली, अब उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट मांगे, आपके पास 3-4 डॉक्यूमेंट है, एक नहीं है, तो अब आदमी खुद सोचने पे आ जाता है कि यार मैं कोर्ट जाऊंगा, डबल भरूंगा, ट्रिपल भरूंगा, यही निपटा लूँ। तो कहीं ना कहीं गलती तो व्यक्ति की खुद भी है। अगर हम सामने वाले को बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी पूरा, या बोल सकते हैं 50% से ज़्यादा गलती इधर है, क्योंकि अगर वो ईमानदार ऑफिसर है, मतलब अधिकारी है, तो वो सीधा कोर्ट भेज देगा। अब ये सोचेंगे यार मेरा एक दिन ख़राब होगा, एक दिन की छुट्टी होगी, मेरे को डबल पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ मैं थोड़ी सी रिश्वत दूंगा और मैं छूट जाऊंगा। तो अब गलत इतने लालच में वही चीज़ें तो गलत हैं भाई। हम गलत काम करते क्यों हैं? आप रिक्वेस्ट कर लो। ऐसे ही तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई पुलिस का अधिकारी भी नहीं है जो जिसको हम अगर रिक्वेस्ट करें तो वो मना भी करे। हो जाती हैं गलतियाँ इंसान से, लेकिन ऐसी गलतियाँ तो कुछ ऐसी गलतियाँ ऐसी होती है जिसको कोई माफ़ करने लायक ना हो, तो उसका तो देखो चालान कटेगा ही कटेगा, है ना। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से तो यही है कि भाई इंसान को अपनी तरफ से परिपूर्ण होना चाहिए, अपनी तरफ से कोई गलत ना करो, तो भी एक अच्छे और सभ्य समाज का निर्माण हो पाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक पूरे हरियाणा में एक चीज़ देखी गई है कि अभी खेलों के अंदर हरियाणा बहुत आगे है सर, मतलब देश का मान हरियाणा है। तो आप युवाओं के खेलों के लिए क्या हरियाणा जाट महासभा काम कर रही है अभी, खेलों को बढ़ावा देने के लिए या उन बच्चों को एक स्तर तक पहुंचाने के लिए? कि देखिए, हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पे आयोजन करवाते हैं जी। कहीं कबड्डी की प्रतियोगिता करवा दी, कहीं कुश्ती की करवा दी, कहीं आपकी बैडमिंटन की करवा दी, कहीं आपकी शूटिंग की करवा दी। फिर उनको हम एक छोटे छोटे प्राइज़ देते हैं, जिससे बच्चे के अंदर एक हौसला बढ़ता है। भाई मान सम्मान जब बच्चे को मिलेगा तो उसका मन में ये आएगा कि यार आज मैंने ये किया है, कल को मैं नेशनल खेलूंगा, कल को मैं वहाँ, ऐसे ये चीज़ें ज़रूरी है। तो उस बच्चे का वो रास्ता कैसे मिल पाएगा जिसे कुछ भी नहीं पता लेकिन खेलों में अच्छा है, वो वहाँ पे निकला तो नेशनल तो उसके लिए जो हमने छोटी छोटी अकेडमियाँ बना रखी हैं गाँव के अंदर, कहीं कहीं जो हमारे जो मेम्बर्स हैं वो शाम को खिलाते हैं, उनको एक शिक्षा देते हैं, एडवाइज करते हैं, खेलों के प्रति भी जागरूक करते हैं।
तो वहाँ से मिलती है। तो इन एकेडमियों में बच्चे का कुछ पैसा लगता है या नहीं, निःशुल्क निःशुल्क। निःशुल्क? सामाजिक सेवा के अंदर जैसे लाइब्रेरी है वो भी निःशुल्क है। जो आपकी जो हम बैठक करते हैं, बैठकों के अंदर बच्चों के जागरूकता अभियान चलाते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। संस्कार जो होते हैं, आज के दिन संस्कारों की बहुत भारी कमी है बच्चों के अंदर। मोस्टली घरों के अंदर देखा जाए तो संस्कारों की कमी देखने को मिल रही है। और वो चीज़ इसलिए है क्योंकि ये जो मोबाइल चले हुए हैं आज के दिन, लोगों का ध्यान उसके अंदर ज़्यादा है। घर में अगर 4 मेंबर बैठे हैं, चारों अपने मोबाइलों के अंदर लगे हैं, वो कभी बैठ के आपस में बात बहुत कम करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि भाई एक बार तो शाम के टाइम 1 घंटा 2 घंटे सभी को अपने इकट्ठे बैठना चाहिए। जैसे पहले वाले हमारे दादा दादी बड़े बुजुर्ग हमारे बैठते थे, वो चाहे कहीं से आए, कहीं जॉब से आए, तो एक शाम के टाइम एक बार वो ज़रूर बैठा करते अपने। सारा दिन की 10 मिनट 5 मिनट जो भी जैसा भी टाइम होता बताते थे एक दूसरे को, उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। हमारे पिताजी भी बताते हैं सर कि जो पहले का जो माहौल था वो अलग ही था। पहले अगर किसी का बच्चा 1 किलोमीटर दूर घूम रहा है और बच्चा वहाँ घूम रहा है तो कोई भी पकड़ के उसे घर तक छोड़ देगा, यहाँ क्या कर रहा है चल, और मार भी देगा, माँ बाप कुछ नहीं बोलेंगे। आज की डेट में शहरों में खासकर इतना है कि बच्चे के अपने चाचा अपने ताऊ भी उसके ऊपर मतलब ऐसे डांट नहीं सकते। उन्हें पहले उनके माँ बाप को देखना पड़ेगा कि डांटूं या ना डांटूं, कभी ये लोग बुरा ना मान जाए। चाचा ताऊ छोड़ो, आप टीचर ही नहीं डांट सकता आज के दिन। हाँ, टीचर ही नहीं डांट सकते। मतलब मेरे पहले क्या होता था, जो हमारे टीचर होते थे धमकाते थे, मार भी देते थे, वो बहुत अच्छा करते थे, जिससे हमें एक यूँ रहता था कि भाई आपको पढ़ाई करनी है। और वो बच्चे आज कामयाब भी हुए हैं। बिल्कुल कामयाब होते हैं वो बच्चे। हाँ सर, मैं जैसे अपनी बताता हूँ। मैं बचपन में स्कूल में जाते थे तो मेरी मम्मी जाती थी और टीचर ने शिकायत सामने से करें उससे पहले कि जी आप ही का बच्चा है, हमारा नहीं है, डंडे से उधेड़ देना, उनका ये होता था। और मुझे लगता है ज़्यादातर स्कूलों में यही था। और आज की डेट में टीचर शिकायत करते रहते हैं, माँ बाप सोचे हम किससे शिकायत करें, तो हमारी ही नहीं सुन रहे। तो संस्कारों का कहीं ना कहीं वो है। अच्छा, इसी चीज़ ने जन्म इस चीज़ को भी दिया है कि अच्छी चीज़ को भी दिया है कि अभी की जो जनरेशन है, एक जनरेशन थोड़ा बिगड़ी, लेकिन जो जनरेशन है वो चाह रही है कि बच्चे थोड़ा धर्म से जुड़ें। तो जब बच्चा धर्म से जुड़ेगा तो हाँ, वो माँ बाप की रिस्पेक्ट, दादा दादी चाचा चाची मामा मामी सबकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा और उसको चाहेगा। वैसे सर ये क्वेश्चन मेरा आपसे भी है सर, जैसे आप इसको किस तरीके से लेते हैं? जैसे कि हरियाणा जाट महासभा के अंदर केवल एक ही धर्म से लोग होते हैं, सभी धर्म के लोग वहाँ पर हैं, और आपका किस तरह से उनका सोचना है कि सभी दूसरे धर्मों के बारे में? देखो, हरियाणा जाट महासभा एक सामाजिक संगठन है जी। ऐसा नहीं है कि भाई हम इसमें किसी दूसरे धर्म के इंसान को अपने साथ नहीं जोड़ सकते। हम जोड़ सकते हैं उसके अंदर, और जोड़ा हुआ भी है। अच्छा। सभी धर्म बराबर होते हैं, सिर्फ मानने के ऊपर है। संस्कार जो होते हैं वो हमारे घर से शुरुआत होती है। बिल्कुल, हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो वो बाहर जाके भी वही चीज़ें देखेगा, तो उससे एक अच्छे और सभ्य समाज का निर्माण होएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को टाइम दें। उनको फ़ोन में जो लगे रहते हैं ना, फ़ोन के अंदर घुस रहे हैं। अभी पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो बच्चों पे ध्यान नहीं देते, लगे हुए हैं फ़ोनों के अंदर। उस चीज़ को छोड़ के एक टाइम पीरियड अपने बच्चों को देना चाहिए। शाम को उसको संस्कारों के प्रति उनको समझाना चाहिए। बचपन से ही समझाओ तो फिर आगे जाके वो नौबत नहीं आती। जब हम ध्यान कब देते हैं? जब हमारा बच्चा बिल्कुल बिगड़ चुका होता है। तो कहते हैं बिगड़ के भी तिगड़ चुका होता है, तब हमें पता लगता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई शुरू से ही, अपने बचपन से ही अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, अच्छे और सभ्य समाज का निर्माण करो। अपने आसपास का माहौल अच्छा रखो, अपने आसपास के माहौल में भी, आस पड़ोस में भी एक अच्छे से रिलेशन बना के रखो। एक सभ्य समाज का निर्माण तभी हो पाएगा। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या फ़र्क लगता है एज एक पिता के रूप में या एक बेटे के रूप में, कि आपके पिताजी ने जो आपको संस्कार दिए तो और आप अपने बेटों को जो संस्कार दे रहे हैं बच्चों को, उसको संस्कार देने में कुछ फ़र्क आया है या बिल्कुल सेम टू सेम है? मैं थोड़ा डीप में जानना चाहूँगा, मतलब किस तरह के संस्कार जो आपने ट्रांसफ़र किए हैं ऊपर से नीचे तक? जी देखो, हमारे बच्चे हैं जो जैसे संस्कार हमें मिले थे वैसे ही हमने अपने बच्चों को दिए हैं अपनी तरफ से। जैसे आज भी टचवुड मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे आज के दिन भी पूजा करते हैं।
अच्छा। आज के दिन भी सुबह पूजा करके उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करते हैं। शाम के टाइम पूजा करते हैं बच्चे। एक बेटा और एक बेटी है मेरे पास। जी। दोनों अपने अच्छे से उनकी, जैसे मेरी मदर हैं वो जैसे मदर हैं वो भी एक धार्मिक लेडी हैं, पत्नी है वो भी एक धार्मिक है। सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करके तभी खाना खाते हैं। तो ये हम अपने माहौल को अपने हिसाब से ही सुधार सकते हैं, बाहर से नहीं सुधरेगा माहौल। माहौल तो हमें सुधारना पड़ेगा, खुद ही अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, मेरा पूछने का रीज़न भी यही था कि अपने घर में किस तरह से है, क्योंकि जब हम उस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं तभी हम समाज में कुछ बोलने के लिए कुछ कह सकते हैं। जैसे गांधी जी का शुरुआत जो होती है ना, शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए, दूसरे से कभी शुरुआत नहीं होती। हम अच्छा करेंगे तो सामने वाला अपने आप ही अच्छा करेगा। हम्म, अपनी तरफ से अच्छा करो। वो बोलते हैं ना, सुई घूम के आती है वापस। जी जी। आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, आपके साथ बुरा होगा ही होगा। आपने मुझे शायद एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी वो बातें बताई थी कुछ, कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें गलत ही मिलेगा। बिल्कुल। सर हमें बताई थी हमारे दादा गुरु बोल सकते हैं श्री के.एन. राव जी के। तो हमने तो उनकी किताबों से पढ़ा है, मिलने का मौका उनसे नहीं मिल पाया। अभी है करीब करीब 95 या 96 की उनकी एज होगी। तो हमें जो लगता है वो ये है, दो चीज़ों पे, प्रारब्ध डेस्टिनी और कर्म। तो ऐसा माना जाता है कि इसको हम 80-20 कर सकते हैं। 80 डेस्टिनी, 20 कर्म जो हम अभी कर रहे हैं। मैं सभी तरह के कर्मों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वही डेस्टिनी बनाती है। काफ़ी वास्ट टॉपिक है, लेकिन अगर हम अपने कर्मों को साध लें तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसे हम हासिल ना कर पाए। मेहनत करोगे तो आप अपने लक्ष्य को 100% अचीव कर सकते हो। बिल्कुल लेकिन आपका लक्ष्य मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल सर, लक्ष्य के अगर प्रति आपके अंदर काम इस तरह से आपके करना अंदर एक यूं है कि हाँ मुझे तो ये काम करना ही है, पूरे तन मन बिल्कुल धन से उसको काम करना है, तो करो उसको, फिर अच्छे से करो। हमारे युवाओं के लिए ना कोई एग्जाम्पल भी बताए साथ में, मतलब जो भी चीज़ हम ये बोल रहे हैं। नहीं तो युवा ये सोचता है यार यही चीज़ तो हमने माता पिता से सुन रहे हैं, यही चीज़ हम पॉडकास्ट में सर से सुन रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल के साथ बताए सर, तो उन्हें भी थोड़ा सा मज़ा आए सुनने में। एग्जाम्पल किस तरह का? आप अपना ही दीजिए सर, कुछ भी, कोई भी चीज़ में आपने कामयाबी तो बहुत सारी ली हैं अभी तक। देखो मेरा एक ये है, मेरा बचपन से एक नेचर रहा है कि मुझे अगर पढ़ना है तो पढ़ना ही है, फिर या समाज सेवा में जाना तो समाज सेवा में जाना ही है। एक दृढ़ निश्चयता है कि भाई मुझे जो हासिल करना है तो करना ही है। मेहनत करता हूँ तो दिल लगा के करता हूँ। एक लिपा पोती या टाइम पास वाली चीज़ें ना मुझे पसंद, और ना मैं चाहता कि कोई ऐसा करे। कोई भी काम करो उसको मन लगा के करो। और किसी का मन ही ना लगे तो वो क्या करे, उसका मन ही दौलत भटकेगा तो किसी बच्चे का, तो वो गलत है उसको ऐसे मन भटकाना नहीं चाहिए ना। अपना एक लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे कामयाब होना है, भाई मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो पढ़ लिख के ये बनना है। वो तभी बन पाएगा, तब उसके अंदर एक दृढ़ निश्चयता होगी कि हाँ मुझे पढ़ना ही है। मतलब मछली की आंख दिखेगी तभी भेदन हो पाएगा। अर्जुन की तरह मछली की आंख देखो। बिल्कुल। साइड में मछली घूम रही है, पानी है, वो मत देखो, मछली की आंख देखो। तभी भेदन एक विजन होना चाहिए आपका, एक लक्ष्य होना चाहिए। हाँ मुझे तो ये लक्ष्य हर हाल में हासिल करना है, तभी आप कर पाएंगे। एक सर मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा, आपसे मतलब एक अध्यक्ष की हैसियत से आपसे पूछना चाहूँगा। अभी जो हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बिगड़े हैं और ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद कई तरह की बातें चल रही हैं। कोई से बहुत अच्छा बता रहा है, कोई बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है। आपकी इस मामले में क्या राय है कि हमें कुछ करना चाहिए था? क्या हमसे चूक हुई है? क्या हमने सब कुछ ठीक से किया है, या हमें कुछ और स्टेप लेने चाहिए थे शुरुआत में? 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती जी। 5 आदमियों के विचार भी एक जैसे नहीं होते। हर इंसान का अलग अलग माइंड होता है, अलग अलग सोच होती है। सोच को मिलके सर एक हाथ बनता है। हाथ बनता और है। ये हाथ जो है ना, ये हमारा भारत है, तो हैं तो हम एक साथ ही सारे। हाँ। सोच हो सकती है, लेकिन मैं वही सोच जानना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि इस टाइम पे जो मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं ना जी, वो बहुत अच्छे से उठाए हैं, और उन्होंने सही उठाए हैं। एक लड़ाई भी एक समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल। कुछ लोग बोल देते हैं कि वो लड़ाई और ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये करना चाहिए वापस था। लेना चाहिए था। तो
एक आदमी ये भी कहेगा, मान लो एक गिलास है, गिलास के अंदर आधा पानी है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है। अब सरकार के अंदर इतने बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, रक्षा सचिव बैठे हैं और बहुत सारे सलाहकार बैठे हैं, तो उन्होंने इतने लोगों ने मिलकर फैसला लिया होगा, तो कुछ बड़ा सोच समझ कर ही लिया होगा। विपक्ष होता है, विपक्ष का तो काम क्या होता है कि उस चीज़ की एक बोलते हैं ना भाई, मतलब खिलाफत करना। हाँ कुछ चीज़, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें इन चीज़ों के ऊपर सामूहिक रूप से एक हो जाना चाहिए। ये हमारे देश की बात है। हमारे सैनिक भाई हैं, हमारे फौजी भाई हैं, वो जो युद्ध के अंदर शहीद हो रहे हैं, कोई ये समाधान तो है ना कि उनको शहीद कराया जाए। हाँ, ये कुछ जिनके चीज़ों का समाधान बातचीत से भी निकल जाता है, वो भी ज़रूरी है। हर समस्या का समाधान लड़ाई नहीं होता। बिल्कुल सर। कुछ लड़ाइयाँ, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम बैठ के बातचीत करके निपटा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समाज के अंदर रहते हैं, एक आदमी बुरा है तो सारे उसके साथ बुरा तो नहीं होते। और क्वेश्चन है, जैसे अभी कुछ साल पहले किसान आंदोलन हुआ था एमएसपी के मुद्दे पर, तो उसमें उस वक्त आपकी क्या राय थी और आज क्या राय है? मतलब क्या वो सही था, क्या वो गलत था, क्या एमएसपी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी मतलब एक अध्यक्ष के तौर पर आपकी इसके अंदर क्या राय है? देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उसका उग्र रूप ना हो कि एक शांति से अपने आंदोलन को चलाओ। आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो बातचीत है, जो भी समस्या है, उसको बातचीत के माध्यम से उसको सुलटाओ। हर चीज़ का मतलब एक, कहते हैं ना भाई, एक झगड़ा या मतलब कोई आंदोलन का उग्र रूप लेना, वही उस चीज़ का समाधान नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बैठ के बातचीत के मुद्दे में सुलझाई जा सकती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार को भी किसानों की बात बड़े अच्छे से बैठ के आराम से सुननी चाहिए, उसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और किसानों को भी ये चाहिए कि हम आराम से अपनी बातें रखें, और जो जायज़ बात है वो हम अपनी मनवाएं। नाजायज़ बातें तो मैं नहीं चाहता कि भाई सरकार भी माने या किसान भी नाजायज़ मनवाएं। तो एक जो जायज़ जो चीज़ें होती हैं, उस चीज़ के अंदर राजनीति ना होकर एक अच्छे तरीके से इस मुद्दे में आपको क्या लगता है कि किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ है, जो आपको लगता है? देखिए, वो एक कमेटी बैठती है, कमेटी बैठ के डिसाइड करती है कि भाई ये चीज़ जायज़ है और ये चीज़ नाजायज़ है। वो सरकार का और किसानों का एक अलग संगठन है, उनका आपसी एक मुद्दा है। तो शायद मुझे किसी दूसरे संगठन के अंदर घुस के उनकी बातों को नहीं कहना चाहिए। नहीं सर, मैं आपसे आपकी राय पूछ रहा हूँ। मेरी राय मैं अपनी राय में बता रहा हूँ आपको कि जो जायज़ बातें हैं, जो जायज़ मांगे हैं, वो सरकार को भी मान लेनी चाहिए और उनको भी जायज़ बातें ही मनवानी चाहिए, न कि नाजायज़। इस चीज़ के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोग उसमें क्या करते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं। राजनीतिक रोटी सेकेंगे तो लोग थोड़े से बरगला भी जाते हैं। तो हमें उस चीज़ के ऊपर ध्यान न देकर अपना एक जायज़ बातें, जेन्युइन बातें वो मनवानी चाहिए और सरकार को माननी चाहिए। ऐसे एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे, जब आप इस पूरी जर्नी में थे कि लोगों की हेल्प करे और इतना सब आपने कुछ क्रिएट किया सर वहाँ पे, तो उसमें कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें पूरी लाइफ याद रहेंगे? कुछ ऐसे किस्से या किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, या कुछ ऐसी बात अगर आप कुछ शेयर करना चाहें लोगों के साथ? देखो, बहुत सारी बातें होती हैं, अब वो तो जब याद आने के ऊपर होती हैं भाई हम क्या। लेकिन मेरा एक नेचर है, आज भी अगर मुझे कोई अनजान बंदा आके ये कह दे कि भाई साहब मुझे आपकी इस मामले में हेल्प ज़रूरत है, मैं उसकी करूँगा। अगर मैं करने लायक नहीं हूँगा तब भी मैं उसकी कोशिश ज़रूर करूँगा। बशर्ते है जायज़ होनी चाहिए। जायज़ होनी चाहिए। गलत काम या नाजायज़ काम ना मैं उसको कभी करता, ना मैं उसको कभी करने की सोचता। नहीं, ऐसा हुआ है किसी ने आपसे नाजायज़ हेल्प मांगी हो और आपने सोचा हो बाद में और मना किया हो, या आपने कर दिया हो बाद में पता चला हो? कोई अगर ऐसे यूँ अननेसेसरी यूँ चाहे कि भाई मुझे किसी को मतलब एक अननेसेसरी हेल्प करवानी है, या किसी को मान लो मेरा ही कोई रिलेटिव है या कोई मेरा दोस्त है या कोई रिश्तेदार है जी, आगे भाई मेरा ऐसा ये करवा दो, भाई मैं नहीं करवाऊँ। मेरे फादर थे, मेरे फादर अब तो नहीं है इस दुनिया में, तो मेरे फादर के पास लोग आते थे तो वो कहते थे कि भाई प्रधान जी को भेज दो आप हमारे साथ, हमारी पंचायत है और वो उनके बिना नहीं निपट पाएगी। तो कहते थे भाई ऐसा है, मैं भेज तो दूंगा और चला भी जाएगा,
लेकिन ऐसा मत करिए कि तू फिर अपना मुंह लटका के आए। तो कहते थे जी, बोला ऐसा क्यों? बोला ये सही को सही और गलत को गलत कहेगा। कभी ऐसा ना हो भाई तुम्हारी तेरी गलती हो और ये तेरे को वहीं के वहीं कह दे और फिर तू कहे भी ना तो मेरी मदद नहीं करी। बोला ये सही को सही और गलत को गलत कहेगा, और तेरे को ये सुनने की हिम्मत हो तो ले जा, मैं बोल दूंगा, वो चले जाएंगे। मैंने बहुत सारे मुद्दे ऐसे देखे हैं पारिवारिक मामलों के अंदर जो 20-20 साल से लोगों के नहीं निपटे थे, काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रहे थे। उनके रिश्तेदार जाते उधर की उधर, उधर की उधर कहते और वो आ जाते, कुछ नहीं होता था। लेकिन मेरे को लगा कि हाँ भाई, जिसको नाराज़ होना है हो जाओ भाई, जिसको रहना है रह जाओ, सही को सही कह दो, गलत को गलत कह दो, आपका फैसला आराम से हो जाएगा। घरेलू मामलों में लगा लो, पंचायती मामलों में लगा लो, भाईचारे के अंदर लगा लो, तो आपको थोड़ा निष्पक्ष और कहते हैं ना भाई निस्वार्थ होना पड़ेगा। सर परिवार से याद आया सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी तो आप वो मतलब अध्यक्ष हैं, कई लोग आपका सम्मान करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये सब चीज़ें करके जब आप शाम को शाम को रात को पूरे दिन बिजी रह के घर पहुँचते होंगे और मैडम से बात करते होंगे, तो तब आपका बिहेवियर कैसा रहता है? मतलब वही एक नेता के तौर पे, या फिर थोड़ा अलग और बिल्कुल वो डांट भी देंगी ऐसा, मतलब और आपने कुछ गलती करी तो खाना भी नहीं मिलेगा? आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर बिल्कुल? ऐसा कभी नहीं हुआ। वो एक बहुत ही धार्मिक लेडी है जी जी, और मेरे ख्याल से टचवुड आज के दिन ऐसे इंसान नहीं मिलते जो बड़े आज के दिन वो कहते हैं ना भी धार्मिक उसूलों पे चलने वाले, अपने बच्चों का एक अच्छे से देखभाल करना, अपने हस्बैंड की एक अच्छे से केयर करना, अपने घर को अच्छे से संभालना, और साथ साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर होते हुए भी, अपने जॉब करते हुए भी अपने पूरे घर के ऊपर ध्यान देना, ये मैं तो कहता हूँ कि हर महिला को, हर हमारी बहन बेटी को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर वो बड़े अच्छे से अपने घर के अंदर जिम्मेवारियों को निभाएंगे तो मेरे ख्याल से घर के बहुत सारे झगड़े यहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको सर कौन सा ऐसा खाना पसंद है जो मैडम के हाथ का जो आपका फेवरेट हो और आपको लगे कि भाई ये तो कभी अगर आपका मान लो थोड़ी हल्का झगड़ा भी हो गया तो वो खाना सामने आया तो ख़त्म झगड़ा, मतलब? नहीं, वो इडली फ्राई बड़ी अच्छी बनाते हैं। बड़ी अच्छी इडली फ्राई बनाते हैं और मुझे अच्छी भी लगती है। और कई बार मेरे बच्चे भी बोलते हैं पापा संडे को मम्मी से इडली फ्राई बनवाएंगे, और वो बनाते हैं। कभी आपने सर उनके लिए कुछ ट्राई किया है बना के आज मैं खिलाऊं? एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम भी होता है बिल्कुल। कभी भी अगर मान लो मैं घर से निकलता हूँ तो आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी 10-11 बजे से पहले घर पहुँचा हूँ। तो क्योंकि अगर मेरी दिन की 2 मीटिंग है तो वो 2 से 4 हो जाती हैं, 2 से वो 1 कभी नहीं होती। कोई ना कोई मतलब हर रोज़ कोई ना कोई जुड़ता चला जाता है। तो सर आपके बच्चों को शिकायत नहीं रहती कि पापा चलो अभी तो बड़े हो गए हैं, मतलब बचपन में बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, और बच्चों को टाइम देता हूँ, पूरा देता हूँ। बेटा आज के दिन कनाडा में स्टडी कर रहा है। अच्छा। बेटी भी बाहर पढ़ रही है। उनके फ़ोन आते हैं डेली, सुबह शाम दोनों से बात होती है। शाम को मेरी बेटी का 9 बजे मेरे पास फ़ोन आता है डेली, चाहे मैं कहीं भी हूँगा, पूछेगी पापा कैसे हो, क्या कर रहे हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, इस तरह से वो मेरे साथ रहती है मेरी बेटी। ऐसे ही बेटा डेली फ़ोन करके पूछेगा पापा जी कैसे हो। ये एक मतलब सामाजिक, उसके साथ साथ मुझे एक पारिवारिक जिम्मेवारी को भी निभाने के लिए मुझे ज़रूरी है मेरा निभाना। मैं समाज के अंदर घुसा रहा हूँ, परिवार को ध्यान ना दूँ तो वो चीज़ नहीं है। सर कार्य क्षेत्र में भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से जुड़े और आपका ऐसा रिश्ता बन गया कि भाई ये तो मेरे माँ समान हो गए, या भाई समान हो गए, या छोटे भाई समान हो गया, या किसी से? बहुत सारे अधिकारी भी मेरे ऐसे मित्र हैं जो मुझे आज भी अपना छोटा भाई मानते हैं। ऐसे भी अधिकारी जो अपना बड़ा भाई मानते हैं, जो अभी यंग लगे हुए हैं। हर क्षेत्र के अंदर मेरे बड़े अच्छे अच्छे साथी हैं जो मतलब दिल से जो कहते हैं कि आज भाई साहब चाय पीनी है तो आपके साथ पीनी है। लेकिन अफसोस के मेरा लोगों से मिलना 3-3 साल 4-4 साल हो जाते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है, टाइम इतना थोड़ा सा रहता है उसके अंदर, एक सामाजिक सेवा के अंदर, कि हर किसी से हर रोज़ नहीं मिला जाता। सर ये तो हम सोच रहे हैं, आपने हमें टाइम दिया तो हम इतने खुशनसीब हैं कि टाइम मिलना इतना मुश्किल है, लेकिन आपने निकाला सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी बातें हमारी हुई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम उसे पहुँचा पाए।
और नहीं, सर आपने मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे एकदम से मुझे यूँ लगा कि मुझे इनके लिए टाइम निकाल के इनसे मिलना चाहिए। जो मेरे अंदर मैंने अब वो मुझे पता है ना वो चीज़ें रियल हैं या फेक हैं या क्या हैं, लेकिन आपने जो बताई मुझे वो पता लगा कि हाँ ये जेन्युइन है और आपने मतलब बड़े अच्छे तरीके से वो बताई मुझे। थैंक यू सर उसके लिए। लेकिन सर हमारी जो कोशिश रहती है ना, दरअसल मैं आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा। अभी क्या है सर, एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत ज़्यादा फाइनेंस जुड़ चुका है, अर्थ जुड़ चुका है। तो जब वो आर्थिक चीज़ें आती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर मेहनत करना थोड़ा सा कम कर देता है। हमारी कोशिश क्या रहती है, मतलब मेरे कलीग्स की, मेरे टीचर्स की, जो उन्होंने मुझे सिखाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करो, अर्थ की आप चिंता ही मत करो ना, तो आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। देखो आपके एक जो टीचर है ना उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है आपको। मैं आज आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जी जी। कि आप जो मेहनत करोगे ना उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको तुरंत मिल जाए, वो चाहे मिले आपको 20 साल बाद। लेकिन हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता ज़रूर है। हम कोई गलत काम करते हैं ना, हम सोचते हैं हमें किसी को नहीं पता, उसका भी फल हमें मिलता है। और अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसके हम पोस्टर नहीं लगवा रहे, हम दीवारों पे नहीं लिखवा रहे, किसी को नहीं बता रहे, तब भी उसका फल हमें मिलता है। तो हमारा किया हुआ हमारे आगे आता ज़रूर है, सुई घूम के वापस ज़रूर आती है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप सही मन से किसी का साथ दे रहे हो या किसी के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो आपको उसका सही ही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा उसको कभी। आप बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर कुछ ऐसी बातें जो आज के समय में आप बताना चाहें कुछ युवाओं के लिए, या हरियाणा की जनता के लिए, या पूरे देश को संबोधित करते हुए आप उन्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहें, तो आप वो अभी बता सकते हैं सर। सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले है हमारे संस्कार। अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तो हमारे बच्चे भी मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, क्योंकि वो सुई घूम के आनी है, बिल्कुल वापस आनी है वो सुई घूम के। इसीलिए मैं यही बात कहना चाहूँगा कि युवाओं को अपने घर का माहौल, अपनी फैमिली का माहौल, पारिवारिक जो माहौल होता है अपना, वो एक बड़ा अच्छा रखना चाहिए। उसके माहौल के ऊपर आपका बाहर का माहौल डिपेंड करता है। आप बाहर अच्छा कर रहे हो, घर में आपका माहौल ख़राब है, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। पहले अपने घर का माहौल अच्छा करो, बाहर का आपका ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जाट कम्युनिटी के बारे में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। मतलब ऐसा होता है, लोग काफ़ी प्यारे होते हैं, खड़ी बोली होती है, काफ़ी प्यारे लोग होते हैं, सीधे लोग होते हैं। उसके बारे में, कम्युनिटी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहें दूसरी कम्युनिटी के साथ। जाट जो होते हैं ना वो दिल के साफ होते हैं, जो बोलना है मुंह पे बोल देते हैं। कुछ लोगों को वो चीज़ें बुरी भी लगती हैं, कुछ लोगों को वो अच्छी भी लगती हैं, पर मेरे जैसा इंसान है जिसको मुंह पे बोल दो, साफ बोल दो, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं वो बातें। जाट के अंदर एक अक्खड़पना होता है बोलने के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई सारे एक जैसे हैं। आज के दिन बड़े जो जाट अच्छी प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, बहुत जेंटल भी हैं, बड़े वो लगते भी नहीं है कि वो जाट हैं, लेकिन उनका दिल फिर भी साफ़ है। आज भी उनके अंदर वही क्वालिटी है। तो बंदे का जो ब्लड होता है ना, रिलेशन, जो ब्लड रिलेशन जो अंदर होता है ब्लड के अंदर, वो चीज़ कभी नहीं जाती। तो जाट कम्युनिटी एक बड़ी साफ़ सुथरे मन की है और सबके साथ मिल के चलते हैं। लेकिन हमें चलना भी चाहिए, हर किसी के साथ मिल के चलना चाहिए। सर तभी मैंने बोला ना, ये चीज़ हमें भी लगता है कि खड़ी बोली साफ दिल, देशभक्त से मिलना है तो जाट से मिल। वो इसीलिए था क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे हैं, बड़े प्यारे हैं सर। हालांकि गुस्सा भी जल्दी आता है, शांत भी जल्दी हो जाते हैं। आपको तकलीफ है तो 1 सेकंड के अंदर अपना सब कुछ देने को तैयार है, और किसी से लड़ाई हुई तो फिर सब कुछ लेने को भी तैयार है। मतलब दोनों है। पहली पसंद सर खेल है, और बड़ों का जो सम्मान होता है, देसी रोटी खाते हैं, देसी। हाँ। बिल्कुल। मतलब एक कम्युनिटी ऐसी है कि जहाँ पे आदमी अगर उसमें जाए, शुरू में तो डर लगता है हर किसी को कि भाई बोलने का तरीका ऐसा, वो नॉर्मली भी कोई पूछ लेगा तो ऐसा लगेगा, मतलब दूसरी कम्युनिटी वाले को जो नहीं जानता उन्हें कि और भाई कहते चले हैं, ये मतलब कुछ भी ऐसे बोलेंगे, उन्हें लगता है कि यार कुछ लड़ाई हो गई है। लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे, उनके साथ थोड़ा बात करेंगे कम्युनिटी के, तब लगता है कि यार कितने प्यारे लोग हैं, मतलब अलग ही।
हाँ, वो सब चीज़ें तो है। इसके अलावा सर कोई ऐसी चीज़ कम्युनिटी के बारे में जो आपकी कम्युनिटी में तो बात होती है मगर बाहर शायद लोग उसे ना जानते हो, हरियाणा, पंजाब या मतलब नॉर्थ छोड़ के वेस्ट की तरफ लोग उसे कम जानते हो? देखिए, जो जाट है ना, वो हर तरह से मतलब एक दिल से साथ देता है। आप चाहे आपकी फ़ौज के अंदर लगा लो, वहाँ भी जाट बढ़ चढ़ के चलता है। यूँ नहीं होता कि अभी मैं फ़ौज में नहीं जाऊँगा। ऐसे जाट हैं जो कहते हैं जाऊँगा फ़ौज में ही। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिसके अंदर कई कई पीढ़ियाँ लगातार, बाप भी, दादा भी, बच्चे भी, पोते भी, वो मतलब फौज में ही जाना फौज में ही जाना चाहते हैं और जाते हैं और बड़ा दिल से सेवा करते हैं। बहुत देशभक्त हैं, ऐसी बात नहीं है, दिल से देश की सेवा करते हैं। और मैं आर्मी वालों को है ना दिल से सैल्यूट करता हूँ। आज वो पहाड़ों में एक रेगिस्तान के अंदर बॉर्डर पे कहीं कहीं है और आज हम उनकी वजह से ही आज हम सुख की चैन सोते हैं। बिल्कुल सर, चैन, जय जवान जय किसान, चैन की नींद सोते हैं। ये तो है सर। जैसे कि शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। जय किसान। और दोनों ही चीज़ हमारी कम्युनिटी के लिए है। बिल्कुल सर। और कुछ सर आप संबोधित करते हुए अगर कहना चाहें, खासकर माता पिताओं को, जो उन युवाओं के माता पिता है। कई बार ऐसा भी होता है सर, युवा कुछ कहना चाह रहा है और शायद माता पिता समझ नहीं पा रहे हैं जनरेशन गैप की वजह से, तो कैसे उस हाँ, ये बड़ी मेन प्रॉब्लम आई हुई है। क्योंकि देखो, माँ बाप को भी थोड़ा सा ढलना होना चाहिए, ढलना चाहिए बच्चों के हिसाब से। आज जनरेशन गैप इतना ज़्यादा आ चुका है कि आज के युवाओं की थोड़ी सी अलग ही सोच हो गई है। शॉर्टकट अपनाना, छोटे मतलब कहते हैं ना शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना, तो ये चीज़ें माँ बाप को उनको समझानी पड़ेंगी, बचपन से सिखानी पड़ेंगी। अगर आप शुरू से ही उनको समझा के सिखा के लगोगे ना, संस्कारों के अंदर उनको एक परिपूर्ण रखोगे, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी है। रिश्ते आज के दिन बहुत ख़राब होते जाने लग रहे हैं, उसके लिए हमें रिश्तों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। खत्म ही होते जा रहे हैं ना। अभी 2 बच्चे हैं, अब या तो उसके चाचा होंगे या उसकी बुआ होगी बच्चे की। बहन को भाई नहीं उनके मिल रहा, बच्चे, भाई को उनके बहन जब नहीं मिल बच्चे रही। होंगे, हाँ भाई बहन नहीं है। और ये 2 बच्चे तो अभी थोड़े से मतलब आउटर में है, जो बिल्कुल ही हस्बैंड वाइफ काम करने लग रहे हैं। वो पता चल रहा है कि 5 ईयर्स 6 ईयर्स तक उनके बेबी नहीं है, उसके बाद बेबी हो रहा है, एक के बाद उनकी हिम्मत नहीं हो रही दूसरे की। तो पॉपुलेशन में भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ हम पॉपुलेशन में आगे हैं, बट इन फ्यूचर शायद हमें लगता है कि ये चीज़ भी फेस करनी पड़ सकती है कि पॉपुलेशन डाउन की तरफ जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। और बल्कि हम अभी पिछली मेरी जो अभी मीटिंग हुई थी जी, इसी महीने की 10-11 तारीख के आसपास, तो उस मीटिंग में हमारा ये चर्चा का विषय बना था। तो इसके ऊपर हम अभी जल्दी एक जागरूकता अभियान चलाएंगे, ताकि थोड़ा सा समाज के अंदर जो एक धारणा बनी हुई है वो धारणा ख़त्म हो, तो उसको हम एक राष्ट्रीय स्तर तक चलाने की सोच रखी है। और सर आपकी आगामी जो आप करना चाह रहे हैं, जैसे आपकी ये योजना है, और कोई योजना जिसके आप बारे में आप हमें बताना चाहें व्यूअर्स को? बस और तो यही है कि भाई अपने थोड़ा सा हमें अपने परिवार का माहौल ठीक रखना चाहिए। अपने अगर हम बच्चे हैं तो अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, और अगर हम माँ बाप है तो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। माहौल अच्छे से क्रिएट करना चाहिए, एक अच्छा बढ़िया वाला एटमॉस्फेयर रखो, बच्चों को ध्यान दो, उनको पुरानी बातों से थोड़ा सा जोड़ो। पहले वाले जो, क्योंकि चीज़ें वापस आने लग रही हैं, खान पान वही आ चुका है बिल्कुल पुराने वाला। लोगों ने बहुत चीज़ खा के देख ली, करके देख लिया। बीमारियों का ये नहीं पता किस तरह की क्या चीज़ें आ जाती हैं, बस घुमा के आ रहा है। घुमा। अभी मिलेट बोल देते हैं कि मिलेट खा रहे हैं, और पहले टाइम में जैसे जो वो सब चीज़ें खाते थे वो सुपर फूड में आ चुका है। बस वही है कि उसका थोड़ा फैशनेबल तरीके से या रंग ढंग बदल के वही चीज़ अपने वापस में आ रही है। एक सर मैं जानना चाहूँगा, खेलों के प्रति आपका लगाव कैसा है, या आप कैसे देखते हैं? आप खेल देखते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन मतलब कबड्डी हुआ, या कुछ दूसरे कभी खेल? कभार कोई 2-4 मिनट टाइम मिला तो, बाकी टाइम इतना होता नहीं है। थोड़ा सा सामाजिक सेवा के अंदर ज़्यादा टाइम देने के कारण
इतना टाइम निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। बाकी ये है कि भाई जहाँ प्रोग्राम हो रहे होते हैं, जहाँ पर कभी चीफ गेस्ट होते हैं, कहीं कोई खेल करवा रहे होते हैं, तो वहाँ उस टाइम युवाओं जो को, चल रहे होते हैं, हाँ, युवाओं को उस टाइम पे थोड़ा प्रेरित करते हैं कि खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी दोनों का विकास होता है। और आज के दिन हमारे होनहार खिलाड़ी हैं, विश्व स्तर तक पहुँचे हुए हैं। अच्छा प्रदीप जी, हमारी बात हो चुकी है जाट आरक्षण पे, हमारी बात हो चुकी है जाट कम्युनिटी पर, खेलों पर, काफ़ी चीज़ों पर, लेकिन एक बात है जो मैं आपसे और जानना चाहूँगा, वो ये है कि अगर दूसरी कम्युनिटी से, जो जाट कम्युनिटी से नहीं है, लोग आपके साथ आए या आपके साथ जुड़ना चाहें या कुछ करना चाहें, तो उनको आप किस संदर्भ में, उनके संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, वो मैं जानना चाहूँगा सर। देखिए, उनके लिए भी मैं उतना ही करता हूँ जितना अपनी कम्युनिटी के लिए करता हूँ। एक बार मैं दिल्ली गया हुआ था, तो मेरे पास किसी का फ़ोन आया। तो हमारे क्या है, हरियाणा के अंदर क्या होता है कि सर ने मोस्टली आपस में कई कास्टों के एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा। तो मेरे पास किसी का फ़ोन आया, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो उन्होंने मुझे बोला जी मैं ये बोल रहा हूँ। तो मैं कहा ठीक है भाई बताओ। बोला जी मुझे आपकी इस मामले में ये हेल्प चाहिए। मैं कोई नहीं यार, अगर मैं अपने लोगों की नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा। तो उस बंदे ने मुझे एक सीधी सी बात बोली कि भाई मैंने कहा तो उसको अपनेपन में था, तो उसने सोचा कि कम्युनिटी के ऊपर कह रहे हैं। तो उसने कहा बोला जी मैं आपकी कम्युनिटी से नहीं हूँ। मैं कहा भाई अब तो मैं तेरा काम ज़रूर करवाऊँगा क्योंकि भाई फिर ये बात हो जाएगी कि भाई आप तो अपनी कम्युनिटियाँ करते और किसी का नहीं करते। तो उस बंदे का मैंने वो काम किया। तो उस बंदा वो आज तक भी हर जगह बताता है कि भाई साहब मतलब कभी भी ऐसा कॉस्टिजन के ऊपर ध्यान नहीं देते ज़्यादा। तो मेरे लिए बेसिक वो भले ही किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, मेरे लिए आज भी वो अपनी कम्युनिटी के इक्वल ही है। काम मैं हर इंसान का करता हूँ, किसी का मैं कभी कोई मना नहीं करता और हमेशा करता रहूँगा। अब चाहे वो ऊंची जाति हो नीची जाति, चाहे वो ऊंची जाति हो चाहे नीची जाति हो, कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती। ये तो सिर्फ एक बना रखी है। मतलब मेरी नज़रों में इंसानियत सबसे पहले है। हम्म। मेरी नज़रों में सबसे पहले एक अच्छा इंसान है। ये चीज़ें मैं नहीं मानता कि भाई ये ऊंची जाति मतलब का है, आपका मानना है जन्म के नहीं कर्म के आधार पर कर्म आदमी के को आधार देखना पे, चाहिए। हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जातियाँ तो हमने बांट रखी हैं वैसे ही काम के लिए। हम्म। सारी जातियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं डायरेक्ट रूप से, ऐसी बात नहीं है। हम्म। किसी जाति का किसी के बिना भी काम नहीं चलता और हमें सबको एक होके काम करना चाहिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहिए। तो मैं नहीं मानता कि भाई ये नीची जाति है या ऊंची जाति है। मेरे लिए जाति नहीं, मेरे लिए एक सारे समाज, इक्वल समाज है। समाज महत्व रखता है। हाँ सर हमारे समाज को अभी हमारी आई थिंक हर चीज़ पे बात हो चुकी है, तो हमारे समाज को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसा, चाहे युवा हो, बड़े हों, छोटे हों, कोई भी जाति हो, जो आपका मैसेज है, जो लोग कहें कि हाँ ये हुड्डा जी का या प्रदीप हुड्डा जी का मैसेज है, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? देखो मेरा मैसेज ये है कि सबसे पहले तो हमें आपसी भाईचारा बना के रखना चाहिए। जाति के चक्कर में ना घुस के, ऊंच नीच के चक्कर में ना घुस के, छोटे बड़े के चक्कर में ना घुस के, हमें एक आपसी भाईचारा मान के चलना चाहिए कि भाई चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, भाई हम दोनों भाई भाई हैं। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दे कि हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए, एक दूसरे का बुरा ना करके एक दूसरे के लिए अच्छा करना चाहिए। ये नहीं कि वो हमारे पास हो हम तभी उसका अच्छा करें, हमें उसके पीछे से भी उसका अच्छा करना चाहिए। हमें गलत नहीं करना चाहिए, हमें अच्छा करना चाहिए। अगर हम गलत करेंगे तो हमें गलत ही मिलेगा, अच्छा करेंगे हमें अच्छा मिलेगा। और सभ्य समाज या राम राज्य वो ऐसे तभी जो वर्ड यूज़ होते वो हैं, राम उसके लिए- राज्य तभी स्थापित हो पाएगा जब हम अपने समाज के अंदर एक अच्छा भाईचारा पैदा करेंगे, सबको एक लेके चलेंगे, दुख तकलीफ़ में किसी की में हमेशा खड़े मिलेंगे, उसके सुख दुख में काम आएंगे। भाई उसके साथ एक उसकी कोई प्रॉब्लम में है तो उसके घर जाके पूछना चाहिए हमें कि हाँ भाई बताओ तेरे को क्या दिक्कत है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। भले ही हम उसके साथ फाइनेंशियल उसकी हेल्प ना करें, लेकिन उसके दुख तकलीफ में हम जाके उसके खड़ा होकर ये कह दे कि भी मैं तेरे साथ हूँ, ये उसके लिए एक दवाई से भी ज़्यादा काम करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब सभ्य समाज की नींव कहाँ होगी वो आपने बात बोल दी। हाँ
बाकी सर बहुत खुशी हुई आज आपसे बात करके, और पॉडकास्ट में बहुत सी ऐसी बातें हुई जो हमें आपकी राय जानने का मौका मिला सर। उम्मीद रहेगी फ्यूचर में फिर से आपका समय हमें मिल पाएगा सेकंड पार्ट के लिए, हमारे इसी वीडियो के लिए। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर वरुण आनंद और हमारे चैनल ब्लिस अड्डा की तरफ से सर को थैंक यू बोलूँगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, एंड प्लीज़ कीप कंटिन्यू। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद, थैंक यू सर।